नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने इतिहास, राजनीति और प्रतीकवाद तीनों को एक साथ चर्चा में केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। लुटियंस की मूर्ति हटाकर राजा जी की मूर्ति लगाने का फैसला आखिर सिर्फ एक मूर्ति बदलना है या फिर एक ये डीकॉलोनाइजेशन या जिसको हम कहते हैं औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का बड़ा संदेश है। क्या ये कदम औपनिवेशिक विरासत को चुनौती देना है, एलीट राजनीति पर प्रहार है या फिर चुनौती चुनावी रणनीति का हिस्सा है? आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे मुद्दे को सरल भाषा में हर एंगल में समझेंगे, इतिहास, राजनीति और प्रतीकवाद संदेश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है और मेरे इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो हमने देखा कि ये जो मानसिकता है ये औपनिवेशिकता की, उसको हटाकर मात्र एक बिल्डिंग को जैसे हमने सेवा तीर्थ के रूप में शिफ्ट किया, प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस को हमने शिफ्ट किया सेवा तीर्थ के रूप में, उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर करा, लुटियंस जो पूरा एक एरिया था उसका नाम बदला, उसको शिफ्ट किया। ये सारी चीज़ों की गुत्थी को हम यहाँ समझेंगे कि आखिरकार ऐसा ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें इसका नाम और इसकी मूर्ति को इस प्रकार से बदलना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। बेसिकली ये शुरुआत अगर हम देखेंगे तो एडविन लुटियंस का जो नाम है एक बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकार थे। जो बच्चे मुझसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उनको मैंने मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर जब मैंने पढ़ाया है उसमें चित्रकारी के रूप में, तो उसमें मैंने इनके बारे में पढ़ाया हुआ है कि लुटियंस जो है एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे, ये ब्रिटिश के। और इनका जन्म अगर देखें तो 1869 में लंदन में हुआ था। बेसिकली अगर हम भारत की बात करें तो जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई 1912 में, तब नई दिल्ली का डिज़ाइन का काम इन्होंने इस प्रकार से करना शुरू किया। इन्होंने डिज़ाइन किया किन किन चीज़ों को, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जिसको अभी हमने सेवा तीर्थ के दौरान भी पढ़ा था, जो जिसमें पीएमओ का ऑफिस शिफ्ट हुआ है वहाँ पर। ठीक है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हाउस है अपना इंडिया का, उसमें इन्होंने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर बनाया था। तो ये इनका लुटियंस का जो फोटो है। 1918 में इनको नाइट की उपाधि भी उपलब्ध कराई गई थी, इनको सम्मानित किया गया। और नई दिल्ली की जो पूरी योजना है निर्माण करने की, वो रोमन क्लासिकल स्टाइल पर आधारित थी, लेकिन उसमें कुछ भारतीय तत्व भी जुड़े थे, क्योंकि इसमें ब्रिटिश इंडो ब्रिटिश जो है फैक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया भी है, कई बच्चों को आपने देखा होगा। तो उसमें क्या है कि ये दोनों फैक्ट्स हमें दिखाई देते कि किस किस कल्चर में दोनों के तत्व, जैसे हम इस इंडो इस्लामिक जो है कल्चर को पढ़ते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इस्लामिक और इंडियन दोनों के कल्चर्स दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसके तत्व दिखाई दे रहे हैं। यानी कि समय के साथ जो लुटियंस थे, ये लुटियंस दिल्ली शब्द का मतलब अब सिर्फ यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह से नहीं रह जाता, बल्कि एलीट वर्ग से जोड़कर इस शब्द को देखा जाता है। ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज भी इसका एलीट वर्ग के रूप में ही जो है इसका जो है संबोधन करती हैं कि ये लुटियंस औपनिवेशिकता का एक प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। पीएमओ जो है ऑफिस को सेवा तीर्थ के रूप में दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, कन्वर्ट करना, उसका बहुत बड़ा एक जीता जागता उदाहरण है हमारे लिए। तो ये आपका इंडिया गेट और ये आपका इस प्रकार से संसद और ये पार्लियामेंट, और हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रपति भवन है उसको यहाँ पर पिक्चर दी गई। तो हु वॉज एडविन लुटियन, हमने उनके बारे में समझा, उन्होंने क्या क्या भारत में निर्माण किया, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ की जो राजधानी उसको बनाया। और लुटियन शब्द का जो राजनीतिक अर्थ है वो मैंने कहा जैसे कि एलीट शब्द से जोड़ा जाता है आज के समय में। तो इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री है वो अक्सर लुटियंस दिल्ली शब्द का उपयोग ऐसे वर्ग के लिए करते हैं जिसमें अंग्रेजी मानसिकता, इसमें डोमिनेटिंग का एक तत्व फील हो, ठीक है, जिसमें एलीट वर्ग की बात हो, जिसमें वामपंथी उदारवाद की बात हो, कांग्रेस समर्थक या एलिट समूह के ग्रुप के रूप में इसको देखा जाता है कि यहाँ पर हम जब भी उसमें काम करते हैं, जब भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि आज भी हम उस गुलामी के तत्व के पीछे आज भी काम कर रहे हैं। तो मार्च 2025 में पीएम ने लुटियंस जमात और खान मार्केट गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए औपनिवेशिक कानूनों पर यहाँ पर सवाल भी उठाया था। यानी कि लुटियंस की मूर्ति हटाना मात्र एक मूर्ति हटाना नहीं, बल्कि औपनिवेशिकता को रिप्लेस करके ये बताना है कि भारत सिर्फ एक जो है औपनिवेशिक भारत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर है। वो अपने निर्णय, अपने कानून खुद के बनाए हुए काम करता है। वहां पर ये औपनिवेशिकता से संबंधित जो मानसिकता उसके हर एक तत्व को दरकिनार करता है, उस पर हमला दिखाने जैसी स्थिति को बताकर इस प्रकार की मूर्ति को रिप्लेस करता है। तो पॉलिटिकल एंगल जो है वो तो हमने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद जिनकी मूर्ति को रिप्लेस करके लुटियंस की मूर्ति जहाँ पर थी उसकी जगह पर राजा जी, अब ये राजा जी कौन थे इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में, किसकी मूर्ति रिप्लेस की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बारे में पढ़ लीजिए। जैसे राजा जी कौन थे, तो सी
राजगोपालाचारी जी, जिनको राजा जी कहा जाता था, ये एक स्वतंत्र सेनानी थे, महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी उस दौरान माने गए थे और 1948 से जनवरी 1950 तक भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे हैं। और बाद में स्वतंत्र पार्टी जब बनाई तो नेहरू की समाजवादी नीतियों के विरोध भी इन्होंने किया और एक विद्वान व्यक्ति थे। कैसे आप देखेंगे, रामायण महाभारत का अनुवाद भी इन्होंने किया। इसके बाद सरल जीवन ये जीते थे और नेहरू की समाजवादी नीतियों के खिलाफ खुले तौर पर ये खड़े रहे हैं। तो इनकी, अब क्योंकि भाई यहाँ पर अपोजिट अगर हम नेहरू की बात करें तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनकी पार्टी को जब इन्होंने की उपेक्षा की उस दौरान पे, तो इस टाइम पे करंट जो पार्टी है वो ऑब्वियस सी बात है इनका मूर्ति वहां पर लगाई। कुछ एक पॉलिटिकल एंगल भी अगर हम देखें तो बहुत हद तक ये भी एक एंगल निकल कर आता है। तो राजा जी को इस प्रकार से, क्योंकि उस दौरान जो स्वतंत्रता के बाद जो पार्टी बनी या जो भी चीजें हुई उनके विरोध में ये थे, उनकी विचारधारा के विरोध में थे, तो क्यों इनको ही पिक किया गया और इस प्रकार से इनको यहाँ पर उनकी मूर्ति को लुटियंस की मूर्ति से रिप्लेस किया गया। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात क्यों आ रही है, हम तो बात यहाँ पर दिल्ली की कर रहे हैं, तो तमिलनाडु की राजनीति और राजा जी का जो संबंध है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो फैसला लिया गया वो तमिलनाडु चुनाव से पहले आया, लेकिन इसका वहां ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि राजा जी ब्राह्मण थे और 1937 में इन्होंने मद्रास में हिंदी को बहुत अनिवार्य जो है सब्जेक्ट के रूप में या भाषा के रूप में पहला एंटी हिंदी आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था 1937 में। तो ये चीजें याद रखना है। 1953 में कुल शिक्षा योजना लाई गई, जिसमें बच्चों को पारिवारिक पेशा सीखना, जाति आधारित पेशे को बढ़ावा देने का आरोप इन्होंने लगाया। इसके विरोध के बाद इन्होंने इस्तीफा देना यहाँ पर पड़ा इसको इनको। और आज तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार का प्रभाव जो है वहां पर ज्यादा है और राजा जी की लोकप्रियता राज्य में पहले जैसी अब नहीं दिखाई देती है। इनका पूरा राजा जी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिकोलाइजेशन का संदेश क्या है भाई, हमने जैसा कि बताया औपनिवेशिकता की जो मानसिकता है उसको रिप्लेस करना बता रहा है कि अब सरकार जो है, या फिर कह सकते हैं कि जो भारत है, जो इतने वर्षों तक 100 वर्षों तक जो उसने गुलामी झेली है, देखिए गुलामी वो नहीं है जो जिस समय पे उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको गुलाम कहा जाए, बल्कि मानसिक गुलामी ज्यादा बड़ी गुलामी होती है शारीरिक गुलामी से। तो आज भी अगर उनकी मूर्ति वहां पर है, हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने बनाया, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन उसके एवज में हमसे क्या क्या चीजें ली, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर सरकार इस कदम को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है। जैसे सेवा तीर्थ इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, मैंने जैसा कि कहा। इसके पीछे 3 बड़े संदेश है सरकार के। औपनिवेशिक जो प्रतीक है उनको हटाने का मतलब कि लुटेंस की मूर्ति को जो राजा जी से रिप्लेस किया, वो कहीं ना कहीं ये भी बताता है। भारतीय जो नायक है उनको स्थापित करना, भाई उन्होंने देश को आजाद किया, उन्होंने देश की आजादी में जो सहयोग दिया वो हमारे लिए महान है, या जिसने हमारे ऊपर गुलामी का ठप्पा लगाया, हम गुलाम रहे, वो हमारे लिए महान है। ठीक है, पश्चिमी सोच के प्रभाव को कम करना, भारतीय सोच को रिप्लेस करना। तो सिर्फ मूर्ति रिप्लेस नहीं हुई है, एक सोच रिप्लेस हुई है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो भारत के आत्मनिर्भर होने की ओर एक संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय सोच को बदला था और अब मानसिकता को बदलने का यहाँ पर समय आ गया है। तो इस कारण से ये सारी तत्व हमें दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक संदेश बहुत अलग अलग स्तर पर जो राजनीतिक संदेश है कि जैसे एलीट वर्ग पर निशाना किया गया है बेसिकली, औपनिवेशिक बताकर, और एलीट वर्ग के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मानते थे जितनी ऊंची बिल्डिंग उतने एलीट हैं आप, उस तरह से वहां पर लुटियंस के द्वारा पूरा जो वो वाला एरिया बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाओं को यहाँ पर मजबूत करना, क्यों हम अपने देश के जो नायक हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराएं, ना कि उनके लिए जिन्होंने हमें दबाकर और इतना ज्यादा शोषण हम पे किया है। औपनिवेशिक प्रतीकों से दूरी दिखाना कि भाई अब हम ना केवल पूरी तरीके से शारीरिक रूप से स्वतंत्र हुए, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वतंत्र है, और हम मानते हैं कि हम इतने निर्भर हैं कि हमें आपकी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। हम थैंकलेस कह सकते हैं, हम थैंकलेस फील करते हैं कि जो भी आपने किया, जिस एवज में यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साथ जो हमारे रिलेशन है उसको भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से शायद दिखाने का प्रयास करा है। पुराने समय का जो था वो तो है ही, प्रेजेंट में भी हम इसको देख सकते हैं। नेहरू की विचारधारा के विकल्प के रूप में भी राजा जी को प्रस्तुत करना, लेकिन तमिलनाडु में इसका चुनावी असर सीमित हो सकता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेन चीजें जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
जो मल्टी लेयर्ड पॉलिटिकल मैसेज है वो हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि क्या कारण हो सकते हैं। तो कंक्लूजन देखेंगे तो लुटियंस की मूर्ति हटाकर राजा जी की मूर्ति लगाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बल्कि एक प्रतीकात्मक राजनीति है। अब यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल एंगल देखे तो ऑपोजिशन पार्टी के ये विरोध में उस वक्त रहे थे, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को चूज करके यहाँ पर जो मेन पार्टी है उसको वहां पर रखने का प्रयास किया। और दूसरा एक औपनिवेशिक कारण तो है ही, ठीक है। औपनिवेशिक विरासत का जो है विमर्श करना, वो जो चीजें परंपरागत रूप से चली आ रही थी, देखिए जड़ें कितनी ज्यादा फैली थी कि मूर्ति तक आज स्थापित थी और अब इतने वर्षों बाद हम उसको वहां पर हटाने का सोच पा रहे हैं, ठीक है। अलीट बनाम जो राष्ट्रवादी नैरेटिव है और इतिहास की नई व्याख्या को यहाँ पर लिखा गया है। तो डीकॉलोनाइजेशन सिर्फ इमारतों और मूर्तियों का बदलाव बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मानसिकता बदलने की जो राजनीति है उसकी कोशिश यहाँ पर की गई है कि हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से और हर प्रकार से अब आज़ाद है। कहीं ना कहीं प्रेजेंट जो रीसेंट गवर्नमेंट है उसने ये दिखाने का प्रयास किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने ये दिखाने का जो है एक जज्बा रखा, और इतने वर्षों पुरानी जो परंपरा थी मूर्ति के रूप में जो हमें महसूस कराया जाता था कि आज भी हम इनके बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहे हैं, उनको रिप्लेस करके पीएमओ जैसे ऑफिस को रिप्लेस करके कर्तव्य पथ जैसे चीज़ों का नाम रख के इन सारे नामों का रिप्लेस करके, ये रीनेम करके कह सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं बताया कि भारत को अब किसी के बाहरी तत्व की, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो शाब्दिक हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती। तो आई होप ये टॉपिक छोटा था लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि राजा जी के बारे में, लुटियंस के बारे में कंपैरिजन के साथ मे भी आपसे पूछ लें पीसीएस के एग्जाम में, या फिर प्रीलिम्स में आपसे हो सकता है राजा जी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनने की बहुत संभावना है, चाहे यूपीएससी दे रहे हो चाहे स्टेट पीसीएस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक और नए जियोपॉलिटिकल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।